वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक ट्वीट कर अनंतनाग में आतंकियों के साथ पकड़े गए डीएसपी देवेंद्र सिंह के बारे में सांप्रदायिक बयान दिया है। साथ ही पुलवामा हमले की दोबारा जांच की मांग की है। उन्होंने लिखा कि अगर देवेंद्र सिंह की जगह डीएसपी का नाम देवेंद्र खान होता तो शायद आरएसएस के ट्रोल करने वाले लोग उन्हें और ज्यादा घेर रहे होते। वहीं पुलवामा हमले पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उसके असली गुनहगार कौन है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। पुलवामा कांड को लेकर छानबीन हुए हैं, मिलिटेंट पकड़े गए हैं, सही है, लेकिन इसके पीछे और दूसरा कोई राज तो नहीं है। जैसे कि देवेंद्र सिंह जैसे लोग उसमें भी तो शामिल नहीं हुए। ये तरह तरह की सवाल जरूर उठेगा। तो जब पुलवामा हमला हुआ उसमें 42 हमारे सैनिकों की जान गई। वो आरडीएक्स कहां से आया हमने कई बार पूछा। वो आरडीएक्स लेकर कौन आया हमने कई बार पूछा। वो आरडीएक्स देश में इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कैसे आ गया कई बार पूछा। वो कार जो आर्मी के कॉन्वॉय में आ ही नहीं सकती थी किसी भी तरह से, वो कार कैसे आ गई हमने कई बार पूछा, पर न मोदी जी ने, न अमित शाह जी ने कोई जवाब नहीं दिया, न राजनाथ जी ने। अब ये सामने आया है कि यही देवेंद्र सिंह उस समय डिप्टी एसपी डीआर पुलवामा में था। तो क्या देवेंद्र सिंह एक मोहरा है या देवेंद्र सिंह ही षड्यंत्र का सूत्रधार है? इस सारे मामले की जांच होने की, गंभीर जांच होने की, गहन जांच होने की आवश्यकता है। और क्या देवेंद्र सिंह के तार जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में या जम्मू कश्मीर के बाहर दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन में किसी व्यक्ति या समूह से जुड़े हुए तो नहीं, जो भारत के खिलाफ सत्ता में बैठकर षड्यंत्र कर रहे हैं? कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और सुरजेवाला के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब। शाहनवाज जी, कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने देवेंद्र सिंह का मामला सामने आने के बाद ये कहा है कि पुलवामा हमले की दोबारा से जांच होनी चाहिए और असली अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए। कांग्रेस वही ज़बान बोल रही है जो ज़बान पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोला जा रहा है, जो पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं। वो पुलवामा अटैक पर जानबूझकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान उंगली उठाता है। अब कांग्रेस भी इस तरह की ज़बान क्यों बोलती है? एक तो हमारे जवान शहीद हुए, उसका दर्द अभी भी लोगों के दिल में है, लेकिन कांग्रेस ऐसी बेदर्द क्यों हो रही है, ये देश को बताना चाहिए। ये कहीं से भी स्वीकार नहीं हो सकता। पुलवामा के शहीदों की शहादत पर इस तरह की सियासत करना कांग्रेस को भारी पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर देवेंद्र सिंह देवेंद्र खान होता तो आरएसएस की जो ट्रोल ब्रिगेड है उसका रिएक्शन कुछ और होता, कुछ और प्रतिक्रिया होती। इस तरीके के मामलों में धर्म, बाकी चीज़ें नहीं देखी जानी चाहिए। देखिए, संघ के स्वयंसेवक या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिंह और खान में कोई अंतर नहीं समझते। जो इस माँ भारती का संतान है सबको एक निगाह से देखने का काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस है जो भारतीयों में सिंह और खान देखती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच ऐसी नहीं है। जिस प्रकार का व्यवहार आज कांग्रेस पार्टी ने किया है, जी चाहता है उनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए। एक डेमोक्रेटिक सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस पार्टी के ऊपर आज करने का मन कर रहा है। रोज पाकिस्तान के पीठ को अब सहलाते हैं, पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। रोज हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस फोर्सेस, हिंदुस्तान के जवान, उनके ऊपर हिंदुस्तान की सरकार, उनके ऊपर आप आघात करते हैं, उनके ऊपर आप आक्रमण करते हैं। आज जिस प्रकार का स्टेटमेंट अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का आया है, हम उसका घोर निंदा करते हैं। जम्मू कश्मीर के डीवाईएसपी देवेंद्र सिंह गिरफ्तार हुआ है। वो गिरफ्तार हुआ है कुछ आतंकी गतिविधि में सम्मिलित होने के कारण। कानून अपना काम कर रही है। इसी देश के पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और कानून अपना काम जरूर करेगी। मगर कांग्रेस हैज डन
what it is best at, attack India and try to protect Pakistan. वहीं आरजेडी ने आतंकवाद को धर्म के नजरिए से नहीं देखने की बात कही है। देवेंद्र जी के थ्रू हमने जो कहानियां सुनी है ना, वो डराती हैं। ये डीप स्टेट का एक ऐसा मैनिपुलेटिव फ्रेमवर्क हम देख रहे हैं जिसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। न जाने कितने लोग इस प्रक्रिया में सान दिए गए, डेमोनाइज किए गए। मेरे लिए वो ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय है। हमें आरएसएस से क्या लेना देना, उनका संकीर्ण दायरा है देखने का। लेकिन हमारा मानना है कि आतंक के परिपोषक, चाहे वो देवेंद्र हों या दाऊद हों या कोई क्रिश्चियन नेम के साथ हों या सिख नेम के, मुस्लिम नेम के साथ, किसी की भी नाम के साथ हो, हमारे लिए नजरिया नहीं बदलना चाहिए। यूपी के कन्नौज में पूर्व सीएम अखिलेश यादव का एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर बुरी तरह वो भड़क गए। अखिलेश यादव कन्नौज बस हादसे में घायल लोगों से मिलने दरअसल अस्पताल पहुंचे थे और जब एक घायल के रिश्तेदार ने उनसे सरकार की ओर से इलाज पे किसी तरह की मदद नहीं मिलने की शिकायत की तो वहां मौजूद एक सीनियर डॉक्टर ने सफाई देने की कोशिश की, जिस पर अखिलेश यादव भड़क गए और उन्होंने डॉक्टर को बाहर भगा दिया। इससे पहले अखिलेश यादव ने अस्पताल में भर्ती घायलों की शिकायत सुनने के दौरान भी डॉक्टर को फटकार लगाई। अखिलेश यादव की फटकार से नाराज डॉक्टर ने उन पर अपने अपमान का आरोप लगाया। बहुत छोटे अधिकारी हो, बहुत छोटे कर्मचारी हो, आरएसएस के हो सकते हो, बीजेपी के हो सकते हो, नहीं ये बात नहीं कह सकते वो क्या कह रहा हो तुम मुझे नहीं समझा सकते। दूर हो जाओ, एकदम दूर हो जाओ, एकदम हट जाइए यहाँ से, भाग जाइए यहाँ से, बाहर भाग जाओ यहाँ से। चेक तक नहीं मत बोलो, तुम सरकारी आदमी हो, सरकारी तुम आदमी, हम जानते क्या होती है सरकार। तुम मत बोलो, इसलिए मत बोलो तुम सरकार के आदमी हो। जब उसने कहा कि चेक नहीं मिली है, मैंने सफाई देनी चाहिए, सर चेक मिला हुआ है, ये भाग जाते हैं घर। इस पर भड़क गए एकदम से। क्या आरएसएस के आदमी हो सकते हैं, बीजेपी के आदमी हो सकते हैं, निकल जाइए, बहुत छोटे अधिकारी हैं, जबकि खाली 2 पद बाकी है मेरा प्रदेश में। ये तो व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यवहार है और अपने व्यवहार के कारण ही वो प्रशंसा और आलोचना का पात्र बनेगा। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि आजकल बीजेपी और संघ उनके समर्थकों में जितना लोकप्रिय हैं और चारों तरफ वो अपने आप को देखते हैं, उतना जो उनको नहीं चाहते विपक्ष को भी आजकल संघ और भाजपा के द्वारा किए गए कार्य इतना ज़्यादा वो उससे प्रभावित हैं कि उनको हर जगह संघ और बीजेपी दिखाई पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज के छिपरा मऊ पहुंचे थे, जहां वो बस कांड के पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करने गए थे। लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उनका जो रवैया था वो ठीक नहीं था। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता तक वहां चिकित्सकों को कह डाला। हमारे साथ बातचीत के लिए श्रीकांत शर्मा, ऊर्जा मंत्री और सरकार प्रवक्ता मौजूद हैं। सर, अखिलेश यादव ने जो बिहेव किया उसे किस तरह आप देखते हैं? देखिए, उनका जो व्यवहार है डॉक्टर के प्रति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी कड़े शब्दों में हम लोग आलोचना करते हैं। बस हादसा हुआ, बहुत दुखद हादसा था। उसमें उपचार के लिए जो मरीज हॉस्पिटल में हैं उनकी देखभाल डॉक्टर पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं और उनको वहाँ जाकर अपमानित करना, सवाल पूछ रहे थे और जवाब देने की कोशिश वहाँ हमारे डॉक्टर साहब उनको कर रहे थे, लेकिन बीच में उनको रोकना और गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं मानता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री जैसे कद के व्यक्ति को इस तरह के शब्द शोभा नहीं देते। फ्रस्ट्रेशन है, हम मानते हैं कि आप सरकार में नहीं हैं और आप अपनी गलतियों के कारण सरकार में नहीं हैं, क्योंकि आप जनता से दूरी आपने बनाई। आपका जो अहंकार है, जब मुख्यमंत्री के रहते अहंकार आपका आसमान पर था, आज भी आपके शब्दों में अहंकार दिख रहा है। उन्होंने कहा कि तुम बीजेपी के लगते हो, आरएसएस के लगते हो, भाग जाओ। ये समाजवादी पार्टी की सोच है कि अगर वो नहीं तो कोई नहीं। आम आदमी पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त की। विधानसभा चुनाव के लिए आज रात आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। कुछ विधायकों के टिकट कट सकते हैं और नए चेहरों को इस बार आम आदमी पार्टी मौका दे सकती है। लोकसभा का चुनाव लड़े हुए उम्मीदवारों को भी विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम खबर आ रही है। ताजा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं। विक्रांत, जो और बेहद अहम जानकारी आ रही है, किन किन नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है आम आदमी पार्टी? देखिए प्रशांत, आज रात को ही 70 के 70 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के
नाम घोषित किए जाएंगे और मटिया महल से शोएब इकबाल को टिकट दिया जाएगा, जो कांग्रेस के नेता थे, अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। राजेंद्र नगर से राघव चड्ढा, जो पिछली बार दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़े थे, उनको टिकट दिया जाएगा। कालका जी से आतिशी को टिकट दिया जाएगा, जो पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। यहाँ पर सिटिंग एमएलए अवतार सिंह कालका का टिकट काटा जाएगा। द्वारका से विनय मिश्रा को टिकट दिया जाएगा, जो महाबल मिश्रा के बेटे हैं, कांग्रेस नेता, और सिटिंग विधायक आदर्श शास्त्री का टिकट कट सकता है। तिमारपुर से दिलीप पांडे को टिकट दिया जाएगा, जो पंकज पुष्कर जो सिटिंग एमएलए, उनका टिकट कटने की पूरी संभावना है। करावल नगर से दुर्गेश पाठक को टिकट मिलेगा, जो पार्टी के संगठन के बड़े नेता रहे हैं, पंजाब के संगठन के सह प्रभारी थे, और कपिल मिश्रा यहाँ पर पूर्व विधायक थे। इसके अलावा बदरपुर से राम सिंह नेताजी, जो पूर्व में पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस समय कांग्रेस के नेता थे, हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, उनको भी यहाँ पर टिकट मिलेगा। और बहुत उम्मीद है कि आज रात ये लिस्ट जारी हो सकती है, और पहले ही कह दिया गया था कि एक बार में सारे उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान आम आदमी पार्टी कर सकती है। तो सिटिंग विधायकों को हटाकर अपने नए उम्मीदवार उतारने की तैयारी आम आदमी पार्टी, जो अपने आप को दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत कॉन्फिडेंट बता रही है। इधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर महंगाई बढ़ाने की राजनीति करने का आरोप लगाया है, साथ ही दिल्ली सरकार के कामों को दूसरों के लिए मिसाल बताया। मॉडल है वो महाराष्ट्र सरकार फॉलो करने जा रही है एजुकेशन के मामले में, इस पर आपका क्या कहना है? मुझे खुशी है इस बात की, और दिल्ली के टीचर्स को, दिल्ली के पूरी टीम एजुकेशन को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ कि आज आपका मॉडल तमाम सरकारें फॉलो कर रही हैं, देश भर में, दुनिया भर में कोशिश कर रही हैं। महाराष्ट्र की नई सरकार को मैं सरकार के गठन पर बधाई देते हुए कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार की ओर से जो भी सहयोग बन पड़ेगा, किसी कंपटीशन में नहीं है, हम किसी क्रेडिट होड़ में नहीं है। महाराष्ट्र के स्कूल के बच्चे भी हमारे ही देश के बच्चे हैं, दिल्ली के स्कूल के भी बच्चे दिल्ली देश के बच्चे हैं। सबके लिए हम शिद्दत से, खुले दिल से मेहनत करके काम करेंगे। ये भी रिक्वेस्ट उनसे करूँगा कि आपको 5 साल में हमने जो सीखा, दिल्ली के मॉडल से निकल के आ रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल इम्प्रूव हो सकते हैं। गवर्नमेंट के टीचर्स के प्रति, गवर्नमेंट के स्कूल सिस्टम के प्रति लोगों का भरोसा कायम हो सकता है। पूरे देश में जब सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, वैसे दिल्ली में ये भरोसा निकल के आया है। तो अगर कहीं भी लेफ्ट राइट सेंटर किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है, हम खुले दिल से साथ काम करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत मदद कर सकते हैं, नहीं, मिल के काम करेंगे। ये देश के स्कूल एजुकेशन सिस्टम के लिए हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे 5 साल के अनुभव के आधार पे अगर किसी राज्य में कोई और मॉडल बनाने में हम मदद कर सकें। इट्स नॉट पॉलिटिकल, इट्स अबाउट द नेशनल। यही असली राष्ट्रवाद है। सर, महंगाई के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, उस पर क्या कहना है? महंगाई पे मैं आपसे यही कहूँगा कि महंगाई में जिस तरह से सरकार विफल रही है, और खुद सरकार मान रही है कि 6 साल में रिकॉर्ड महंगाई बढ़ी है, इसमें सरकार का, खासतौर से बीजेपी का ये एटीट्यूड कि नहीं, लोगों को फ्री नहीं देनी चाहिए, लोगों को सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, लोगों की हर चीज़ की कॉस्ट लेनी चाहिए, वो चाहे बिजली हो उसकी कॉस्ट देनी चाहिए, पानी हो उसकी कॉस्ट देनी चाहिए, बस में चलें तो उसकी कॉस्ट देनी चाहिए। फिर महंगाई रोको ना, या तो आप महंगाई रोको, नहीं तो लोगों के जीवन में मदद करो, कुछ तो करो। सर, कल शशि थरूर का एक बयान आया, उन्होंने कहा केजरीवाल वांट्स पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस पर काफ़ी हंगामा भी हुआ है। मैं शशि थरूर जी के बयानों पे नहीं जाता, मैं उनकी किताबें पढ़ता रहा हूँ, अच्छे लेखक हैं। थैंक यू। ये तो मनीष सिसोदिया जो कि साफ तौर पर ये कह रहे थे कि जो महाराष्ट्र सरकार जो बात कर रही है सिस्टम को फॉलो करने का, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी मेहनत है, जिसको लेकर आप जो दूसरी सरकारें हैं उसको भी फॉलो करिए। लेकिन साथ ही साथ उनका ये कहना है कि महंगाई जो बढ़ रही है, जो महंगाई दर जो बढ़ रही है, उसको लेकर भी सोचना ज़रूरी होगा। कैमरामैन जुल्फिकार खान के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, 2 आतंकियों के साथ गिरफ्तार किए गए डीएसपी देविंदर सिंह के बारे में बेहद अहम जानकारी ये कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनाओं से भी इनके संपर्क लगातार बने हुए थे। बताया जा रहा है कि हाफिज सईद के राइट हैंड इरफान के ये कांटेक्ट में पहले से ही थे, और उसी के कहने पर ये दक्षिण कश्मीर में नवीद के संपर्क में आए थे और आतंकियों को हेल्प कर रहे थे। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, जो और अब ताजा जानकारी मिल पा रही है वो क्या है? देखिए, लगातार धारा 370 हटाए जाने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन को सक्रिय करने के लिए पाकिस्तान की ओर से कोशिशें लगातार जारी है, और गिरफ्तार किए गए जो पुलिस अधिकारी हैं, इनको जिन भी जो आतंकी के संपर्क में आए थे, नावेद के संपर्क में आए थे, तो जो संपर्क करने की सुविधाएं थी, जिस तरीके से वो संपर्क में आए, उसको फैसिलिटेट किया था इरफान नाम के एक शख्स ने, जो कि पाकिस्तान में है और जो कि सैयद सलाउद्दीन का बहुत ही करीबी माना जा रहा है। तो अब ये जो खुफिया एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, ये बात का पता लगा रही आखिरकार किस तरीके के निर्देश वहां से मुजफ्फराबाद से मिलते थे और
कैसे वो अब ये पूरी गतिविधि अब मौजूदा पिछले 4 से 5 महीने में हिजबुल मुजाहिदीन या फिर अन्य आतंकी संगठन चला रहे थे और कैसे उससे जो ये पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने उनको यहाँ पर मदद मिली, कैसे उनको सुविधा मिली इन आतंकियों से मिलने की। तो सैयद सलाउद्दीन के करीबी इरफान के कांटेक्ट में और उसके बाद आतंकियों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा था डीसीपी देवेंद्र। निर्भया केस में दोषी विनय शर्मा और मुकेश सिंह को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए विनय शर्मा और मुकेश सिंह की क्यूरेटिव पिटीशन यानी भूल सुधार याचिका को खारिज कर दिया है। निचली अदालत ने चारों दोषियों के लिए 22 जनवरी की सुबह 7 बजे का समय तय किया है। आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा कि दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन को स्वीकार करने के लिए उचित मापदंड नहीं है और इसलिए याचिका खारिज की जाती है। क्या आपको लगता है जो आज याचिका उनकी खारिज हो गई, कितनी बड़ी जीत लग रही है आपको? जी, ये बहुत बड़ी जीत है। हम एक कदम और फैसले के पास पहुंच गए और उम्मीद है कि अब उनको 22 तारीख को 7 बजे फांसी होगी। निर्भया को इंसाफ मिलेगा, हमारे देश के उन बच्चियों को इंसाफ मिलेगा जो इस क्राइम से जूझ रही हैं, वो परिवार जूझ रहा है, सबको इंसाफ मिलेगा। एक न्याय व्यवस्था के प्रति पूरे समाज का उम्मीद जगेगा कि नहीं, अगर निर्भया को इंसाफ मिल सकता है तो हमें भी मिलेगा। लेकिन अभी भी दया याचिका दाखिल कर सकते हैं और कहा जा रहा है कि वो बार बार डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा नहीं जा रहा है, वो पूरे आप साफ तौर पे देख सकते हैं। ये कोर्ट भी समझ रहा है, सब समझ रहे हैं, क्योंकि ये मौका इनको पहले जेल ने 2-2 बार नोटिस करके दिया। कोर्ट ने फाइनली चारों मुजरिमों को वकीलों के सामने, उनके सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि जो भी आपका सरकारी अधिकार है आप उसको इस्तेमाल करिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कोर्ट ने 7 तारीख को उनका डेथ वारंट जारी किया। इसके बाद उन लोगों ने अपील की कि मैंने इस फांसी को ढीले हो जाए। मैं तो कहना चाहूँगा कि हम तो चाहते हैं कि जहाँ इनकी फांसी हो हम वहाँ खड़े रहें, इसलिए कि हमने अपनी बेटी को एक-एक सांस को टूटते हुए देखा है, तो इन दरिंदों के सांसों को भी टूटते हुए अपने आंखों से देखूं, ये हमारी ख्वाहिश है। क्या है आप अभी हमारे पास लीगल रेमेडीज, हम क्लाइंट से बात करेंगे, हमें जजमेंट मिलने दिया जाए, जजमेंट देंगे और उसके बाद हम उसमें देखेंगे, क्योंकि हमने अभी भी विनय शर्मा के अभी हमने विनय शर्मा के जो जिसकी डिसमिस हुई है क्यूरेटिव पिटीशन, हमने उसके लिए जेल से डॉक्यूमेंट मांगे हैं। हमने 8 तारीख को भी जेल में यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में एप्लीकेशन देके कोर्ट मांगे। मैं 10 तारीख को तिहाड़ जेल की दोनों जेलों में मिला, वहाँ हमने डॉक्यूमेंट मांगे, अभी नहीं दिया। और 13 तारीख को पटियाला हाउस की स्पेशल कोर्ट में हमने एप्लीकेशन लगा के विनय शर्मा, पवन कुमार और अक्षय के डॉक्यूमेंट मांगे हैं, जो डॉक्यूमेंट हमें। देखिए, ये बहुत पहले होना चाहिए था, ये सुकून भरा आज दिन है, तो मैं तो कहूँगी कि उनको फांसी हो रही है, लेकिन अगर उनको पब्लिकली किया जाए ताकि ऐसे लोगों को नसीहत मिले जो ऐसी सोच रखते हैं, तो मैं तो कहूँगी कि फांसी के साथ पब्लिकली उनको फांसी हो, इसका प्रावधान भी होना चाहिए। और साथ ही जो एसिड अटैक वाले हैं, अब तो मैं कहूँगी उनकी भी सज़ा जो है और कड़ी होनी चाहिए। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बीजेपी के नेता दिलीप घोष के खिलाफ पश्चिम बंगाल के नदिया में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को डंडों से पीटने या फिर गोली मार देने की बात कही थी और इसके खिलाफ आखिरकार अब मामला दर्ज करवाया गया। आशिका सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशिका, किस तरह के आरोप लगे जो मामला दर्ज हुआ दिलीप घोष के खिलाफ? जी देखिए, दिलीप घोष ने ये बयान दिया था कि यूपी और असम में उनकी सरकारों ने जो सरकारी संपत्ति नष्ट करने वाले थे उनको कुत्तों की तरह गोली मारी है, जिस पर भाजपा की तरफ से भी आपत्ति जताई गई थी। अब जो ये मामला हुआ है उनके इसी बिगड़े बोल, इसी बयान की वजह से हुआ है। दिलीप घोष के ऊपर आरोप है कि वो नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो कि भड़काऊ भी है। प्रशांत, शुक्रिया। तो आखिरकार एफआईआर दर्ज की गई है बीजेपी नेता दिलीप घोष के खिलाफ। और एक बड़ी खबर ऐसे में, जबकि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े लोगों की छानबीन की बात कही जा रही थी, 37 लोगों की पहचान हुई, लेकिन 34 से अब पूछताछ भी होगी और बताया जा रहा है कि ये 34 संदिग्ध एक ही व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं
और अब उनके साथ भी ये पूछताछ हो सकती है। जेएनयू हिंसा से जुड़ा हुआ ये मामला है जिसमें इस पूरे मामले में तफ्तीश आगे बढ़ रही थी, लेकिन 2 ऐसे संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप थे जिस पर नजर रखी गई और पाया यह गया कि उसमें 37 लोग शामिल थे, जिनमें से 34 के साथ अब पूछताछ होनी। और जेएनयू हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज 2 और छात्रों से उनके बयान दर्ज किए। 5 जनवरी की हिंसा को लेकर क्राइम ब्रांच लगातार छात्रों से पूछताछ कर रही है। इसी मामले में आज जेएनयू की छात्र सुचिता और प्रिया रंजन अपना बयान दर्ज करने पहुंची। सुचिता के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने उनसे लिखित में बयान लिया है, साथ ही फोटो में कुछ और लोगों को पहचानने को भी कहा। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जेएनयू मामले में आज सुचिता और प्रियदर्शन नाम के 2 छात्रों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज कराए। दोनों ही छात्र अंदर गए थे और काफ़ी देर तक उन्होंने अपने बयान दर्ज कराने में पुलिस का सहयोग किया। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में कुल अभी तक 5 जो है छात्रों के बयान दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रोजाना की तरह 3 से 4 छात्रों को बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया जाएगा। जबकि जो छात्र यहाँ पर बयान दर्ज कराने आए थे उनका ये कहना है कि उन्हें फ़ोटो दिखाकर नोटिस भेजा गया था, जिसका जवाब उन्होंने आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि वो उस दिन कहाँ थे, किस जगह पर थे, और इस फ़ोटो को देखकर उन्होंने उन सभी की पहचान की जो उनके आसपास थे। तो पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में अभी जाँच जारी है। कैमरामैन गणेश के साथ दीपक बेस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। क्राइम ब्रांच की टीम ने अभी सुचिता से बात की है। सुचिता, आप अंदर थी, क्राइम ब्रांच ने क्या क्या किस तरह के सवाल आपसे? ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, उन लोगों ने मेरा स्टेटमेंट लिखने को बोला, मैंने स्टेटमेंट लिखा और बस पूछ रहे थे कि फ़ोटो में जो है वो मैं हूँ कि नहीं, बस इतना ही। और साथ में कौन कौन है। जो फोटो था आपके पास उसमें कौन कौन थे, क्या? एक्चुअली मैं सब ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोटो बहुत ब्लर था। हाँ। बट मुझे लगा कि वो फ़ोटो मेरा ही है तो मैंने बोला। और आपके साथ एक साथी और थे आपके? कौन? हाँ, और एक था। क्या पेज आप स्टेटमेंट आपने रिटर्न दिया है? हाँ, हम लोगों ने मैंने तो अपने हाथों से टाइप करके दिया है। कितना पेज का रिटर्न दिया आपने? 1.5 पेज आ रहा हूँ। तो उसके बाद क्या क्राइम ब्रांच ने आगे भी बुलाया है आपको? अभी तक तो कुछ नहीं बोला है। तो हमारे साथ सुचिता थी जिनका कहना है कि उन्होंने रिटर्न जो है वो पुलिस को लिख कर दिया है। कैमरामैन गणेश के साथ दीपक बेस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी में सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जेएनयू और जामिया यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के लिए केंद्र सरकार को घेरा और दिल्ली की सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र से सहयोग नहीं मिलने की दलील दी। है आम आदमी पार्टी सरकार के लिए कि महाराष्ट्र सरकार भी दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। संजय सिंह हमारे साथ हैं जो कि दिल्ली चुनाव प्रभारी भी हैं। संजय जी, एक खबर ये है आम आदमी पार्टी सरकार के लिए कि महाराष्ट्र सरकार भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के तर्ज पर वहाँ के स्कूलों का विकास करने जा रही है। बहुत अच्छी बात है। पूरे देश की सरकार को, भाजपा वालों को भी सीखना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी सीख रहे हैं, भाजपा, मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश में गवर्नेंस के नाम पर अगर चुनाव होने लगे और सरकारें चलने लगे, ये जाति धर्म का सारा लफड़ा खत्म हो जाएगा, सब। यही करना चाहिए। शिक्षा पे काम करो, बिजली पे काम करो, पानी पे काम करो, चिकित्सा पे काम करो, सड़क पे काम करो, फ्लाईओवर पे काम करो, किसान के लिए काम करो, जवान के लिए काम करो, बेरोजगारी दूर करने के लिए काम करो, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए काम करो। खत्म हो जाएगा सारा नफरत का कारोबार। ये बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं। दिल्ली सरकार के स्कूलों में ऐसा क्या खास है कि उसको उस मॉडल को अपनाने के लिए अपने मुंह से तो सारे लोग तारीफ करते हैं, लेकिन आप जाके दिल्ली सरकार के स्कूलों को देखिए। बच्चों के लिए एयर कंडीशन कमरे, जब हम आए थे तो मकड़ी के जाले लगे होते थे स्कूलों में, टॉयलेट्स नहीं होते थे बच्चियों के लिए। आज दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ स्विमिंग पूल का निर्माण, वर्ल्ड क्लास एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड ये बन रहे हैं। आप जाकर देखिए, दिल्ली के अंदर 20,000 सरकारी स्कूलों में नए कमरे हमने बनवाए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा और उसका नतीजा ये है आज पढ़ाई का स्तर इतना अच्छा हो गया, प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हाई स्कूल और इंटर के दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों के आए। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा गर्व से कहता है दिल्ली के अंदर, हाँ हम फला दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं।
महाराष्ट्र सरकार के लिए आप लोगों की क्या सलाह होगी, क्योंकि शुरुआत आप लोगों ने की है, दिल्ली का मॉडल वो अपना रहे हैं। दिल्ली के मॉडल के लिए वो आए यहाँ पे, मनीष सिसोदिया जी और हमारे जो टीचर्स हैं, जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत करें और जो भी हमसे उस मामले में सहयोग चाहिए हम लोग हमेशा तैयार हैं, क्योंकि ये तो और एक बड़ी खबर इस वक्त की, आतंकियों के साथ पकड़े गए डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले की जांच अब गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। ऐसे में जबकि आतंकियों के साथ पकड़ा गया था डीएसपी देवेंद्र और अब पाकिस्तान कनेक्शन भी इसका सामने निकल कर आया है, ऐसे में अब गृह मंत्रालय के ऊपर लगातार आरोप विपक्षी दल भी लगा रहे थे कि आखिर क्या मामला है और पुलवामा कनेक्शन की क्या इसमें पड़ताल करनी नहीं चाहिए, और बड़े सवाल विपक्षी दल खड़े कर रहे थे। अब गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच सौंप दी है। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, क्या और पता चल पाया इस मामले में, आखिरकार गृह मंत्रालय को एनआईए को जांच सौंपनी पड़ी है? देखिए, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। जब भी किसी राज्य सरकार की पुलिस एक ऐसे संवेदनशील मामले की जांच करती है और उसे लगता है कि मामले को एनआईए को सौंपा जाना चाहिए, तो वो सिफारिश करती है, जिसके बाद गृह मंत्रालय इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को मंजूरी देता है और इसी प्रक्रिया के तहत अब गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है इस संवेदनशील मामले की एनआईए जांच के लिए। और एनआईए जांच का मतलब ये होगा कि इस पूरे के पूरे मामले की जो जांच है अब एनआईए की टीम करेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी पूरा सहयोग करेगी, पूरा जो एविडेंस है वो मुहैया करवाएगी और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अन्य कई जो तार हैं वो इस मामले में आने वाले दिनों में ये जुड़ते जाएंगे। हिजबुल के 2 आतंकियों के साथ पकड़े गए थे डीएसपी देवेंद्र। बर्फबारी की वजह से तापमान 0 से नीचे लुढ़कता जा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी और शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दूसरी तरफ पहाड़ों के गिरते तापमान का असर मैदानी इलाकों पर भी है। मौसम विभाग ने पहाड़ी और उत्तर भारत में आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। तो लगातार मौसम इस तरह से करवट ले रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये वो हिस्से हैं जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। इधर दिल्ली में नागरिकता कानून के खिलाफ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से जंतर मंतर तक मार्च निकाला है। वकीलों ने नागरिकता कानून को हटाने की मांग की है और प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस की बर्बरता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो आप ये दिल्ली की सड़कों पर देख रहे हैं वकीलों का मार्च, जिसमें इनकी खुलकर मांग ये कि सीए कानून को पूरी तरह से हटाया जाना चाहिए, इसका मतलब नहीं है, और इसी के खिलाफ ये मार्च निकाला जा रहा है। और पुलिस की बर्बरता इसके तहत जो की गई है उस पर कार्रवाई की मांग इन वकीलों ने की है। देख सकते हैं कि वकीलों का एक डेलीगेशन यहाँ से निकला है, जिसमें लगातार ये नारे लगाए जा रहे हैं कि जो सीएए कानून है उसको ख़त्म किया जाए और साथ ही साथ जो पुलिस की कार्रवाई हुई है प्रोटेस्टर्स के खिलाफ उस पर भी ये नारे लगा रहे हैं कि उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस के लिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से कार्रवाई आमतौर पर प्रोटेस्टर्स के खिलाफ हुई है कई जगहों पर, उसको लेकर ये आए हैं। यहाँ पर हम इनसे जानना चाहेंगे क्या मकसद है आप लोगों का? देखिए सर, सीएए के रूप में एक कानून लाया गया है जो देश के संविधान की जो आत्मा है, प्रियम्बल, अगर आप उस आत्मा पर प्रहार करोगे, जिसकी शुरुआत बड़ी खूबसूरती से की गई है, जिसको चर्चा के बाद संविधान की शुरुआत होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर वी को ही तोड़ने का काम किया जा रहा है, उस वी को ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटकर या माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नाम पर धर्मवाद फैला रहे हो, अगर आपने आत्मा पे हमला कर रहे हो तो आप देश के संविधान पे हमला कर रहे हो। तो बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बंगले पर एक संदिग्ध चिट्ठी पहुंचने से हड़कंप मच गया। चिट्ठी उर्दू में लिखी हुई थी। बताया गया कि जिस लिफाफे में चिट्ठी भेजी गई उसमें पाउडर जैसी चीज भी थी, जिसे छूने से प्रज्ञा ठाकुर के हाथ में खुजली की शिकायत हुई, जिसकी जानकारी प्रज्ञा ठाकुर ने पुलिस को दी और वहां पहुंची पुलिस ने छानबीन के बाद लिफाफे को अपने कब्जे में ले लिया और जांच के लिए उसे एफएसएल भेज दिया गया। लिफाफे में कुछ तस्वीरें भी थी, जिनमें हाफिज सईद, बुरहान वानी समेत कई आतंकियों की तस्वीरें हैं। साथ ही इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जम्मू कश्मीर की पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और प्रज्ञा ठाकुर को इशारों में धमकी भी दी गई। चिट्ठी मिलने के बाद साध्वी प्रज्ञा ने अपने खिलाफ साजिश किए जाने का आरोप लगाया। पत्र है वो उर्दू में है और उसके साथ काफ़ी कुछ पत्र लगे हुए हैं। तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और अजीत जी डोभाल, कश्मीर के राज्यपाल जी,
मेरा सबके फोटो पे क्रॉस लगा है और उसमें कुछ पदार्थ आया है जो पाउच में है और उसमें के अंदर एक और पाउच है, ऐसे 2 डबल पाउच है। उसमें कुछ है जो कि खतरनाक है। उसको जरा सा खोलते पत्र खोला तो उसी समय ईचिंग होने लगी। तो मैंने तत्काल पुलिस को कॉल किया और पुलिस आई है। वो पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। आगे क्या लग रहा है दीदी, इस तरीके का पत्र आना और कई पत्र आए हैं मेरे पास, कई पत्र आए हैं और मैंने यहाँ की पुलिस को जानकारी भी दी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और ये इसलिए पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि इनकी उदासीनता है इस प्रकार। क्या पहले भी इस तरीके के लेटर आ चुके हैं? अभी जो लेटर आया जो पुलिस जानकारी दी है, फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, उसकी भी जानकारी दी है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अभी तो ये पदार्थ भी आ गया उसमें कुछ, ये बहुत खतरनाक है। एक पुलिस ऑफिसर के तो हाथ में जैसे उन्होंने पत्र को टच कर लिया तो उसमें ईचिंग होने लगी। तत्काल उनको हाथ धुलवाए गए। इसलिए ये बहुत बड़ी साजिश है दुश्मनों की, देश के दुश्मनों की। बस एक अज्ञात पत्र मिला है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुछ कार्रवाई की है अभी नहीं, अभी जस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आपके सामने देख रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन जस्ट शुरू हुआ है, अभी उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बताते हैं आगे। भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी भरा खत आया। बात करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश सरकार के खेल मंत्री जीतू पटवारी। ये जो खत है उसको लेके मतलब आप क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की सुरक्षा के लिए आपकी सरकार कुछ करेगी? नहीं, ज़रूर है, जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा होनी चाहिए और ये भी ज़रूर है कि जो पत्र आया उसको सरकार ने संज्ञान में लिया है और प्रशासन को निर्देश पुलिस प्रशासन को दे दिए गए हैं। पर सवाल एक खड़ा होता है कि ये 3-4 महीने पहले जो पत्र आया वो 3-4 महीने बाद प्रज्ञा जी देख रही है कितनी निष्क्रियता है उनके एक जनप्रतिनिधित्व होने के नाते। ये भी एक चिंता का विषय है। मैं मानता हूँ कि उनको थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। 3 महीने पहले पत्र आया और उसको 3 महीने बाद संज्ञान में ला रही है, ये भी एक तरह से चूक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी अलग से तफ्तीश हो, जांच हो कि आखिर पत्र इतना लेट क्यों खोला गया, या कहना क्या चाह रहे हैं? मैं तो इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी प्रकार की उनकी जान माल को खतरा है तो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और दूसरा कहना चाह रहा हूँ कि प्रज्ञा जी अगर 3 महीने पहले पत्र आया था तो तब खोलते तो शायद ज़्यादा हम उस क्राइम के पास पहुँच पाते। अभी लेट आया है, जब जाएगी वो तब हम तो कोशिश करें।